हेलो दोस्तों। आज हम स्वतंत्रता से पूर्व भाषा नीति के बारे में जानेंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व हमारी भाषा नीति कैसी थी। आइए, प्राचीन काल में हमारी जो भाषा नीति वो एकदम स्पष्ट थी। बोलियां अनेक थी, किंतु शिक्षा एवं सरकारी के कामकाज के माध्यम के रूप में संस्कृत ही स्वीकृत थी। अब संस्कृत के विद्वानों, शिक्षितों एवं जनता की उच्च वर्ग की भाषा जो थी वो देवनागरी थी। पाणिनि एवं पतंजलि जैसी भाषा वैज्ञानिकों के हाथों में आकर इतनी परिमार्जित हो गई, यानी कि इतनी स्पष्ट हो गई कि उसका उच्चतम एवं सूक्ष्म विचारों को अभिव्यक्त करने में ये हमेशा यानी सर्वथा से समर्थ रही। कामकाज की भाषा होने के कारण ये अत्यंत सम्मानीय माना जाने लगा। अतः इसका जो देवनागरी नाम जो है इसी सम्मान का ही सूचक माना जाता है। अब कुछ समय पश्चात अर्थात बौद्ध काल में अशोक जैसे महान सम्राट के शासनकाल में भारत की जो राज्य भाषा का पद पाली और प्रकृति को मिला। पाली एवं प्रकृति भाषा की खूब उन्नति हुई, मतलब उसका खूब बोलबाला हुआ। इसमें ग्रंथ रचे गए, घोषणाएं की गई, शिलाओं एवं स्तंभों पर लेख लिखे गए। विद्यालयों तथा आश्रमों यानी कि विद्यालय और आश्रमों में प्राकृतिक भाषा का पठन पाठन भी होना स्टार्ट हो गया। अब मुगलों के शासनकाल में क्या हुआ, कुछ स्थिरता आई, कुछ बदलाव आने लगा। अब कामकाज की भाषा जो थी वो फारसी होने लगी। अदालतों, कचहरियों, दरबारों में भी फारसी का ही बोलबाला प्रारंभ हो गया। और इसी के कुछ अवशेष जो है वो देवनागरी लिपि में हमें लिखे और देखने को मिलते हैं। मतलब बौद्ध काल जो था वो अशोक सम्राट का शासनकाल था और उनके शासनकाल में जो राज्य की भाषा बनी थी वो पाली और प्रकृति ही थी। उसमें खूब ग्रंथ रचले गए और घोषणाएं भी की गई, शिलाओं और स्तंभ पर लेख भी लिखे जाने लगे थे। अब विद्यालयों में और आश्रमों में क्या हुआ, पाली और प्राकृतिक भाषा का पठन पाठन भी होने लगा। लेकिन जब मुगल वंश का शासन चला, जब मुगल साम्राज्य का समय आया, उस समय जो था फारसी का बोलबाला आरंभ होने लग गया। अब क्या था कि मुगलों का शासनकाल था जिसमें फारसी भाषा प्रचलन में थी, इसलिए फारसी के जो विद्वान थे वो चारों ओर सम्मानित होने लगे। परंतु ये समय अधिक दिन तक नहीं रहा। एक समय ऐसा आया कि सारा भारत ब्रिटिश राजध्वज के नीचे आ गया, यानी अब अंग्रेजों का शासनकाल प्रारंभ हुआ। इसमें पहले अंग्रेज जो थे वो व्यापार के माध्यम से ही आए थे, व्यापार पर ही अपना ध्यान केंद्रित किए हुए थे। किंतु जब बाद में उन्हें राज करने का यानी शासन करने का चस्का चढ़ा, तब भाषा का प्रश्न जो है उनके सामने आया और उन्होंने वहाँ की भाषा से परिचित होने का प्रयास किया। प्रारंभ में अंग्रेजों ने भी पहले ऐसा ही किया, किंतु बाद में उन्होंने ऐसा करने की आवश्यकता महसूस नहीं की। अब ब्रिटिश शासन काल में मैकाले के बहुत प्रयासों के पश्चात हमारी की भाषा नीति थी जो स्पष्ट हो गई थी। अंग्रेजी वहाँ की राजभाषा थी तथा विश्वविद्यालयों में और उच्च शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेजी ही था। उस समय हम अपने शिक्षालयों में अंग्रेजी को एक वर्तनी के रूप में रटवाने में छात्रों का हम समय नष्ट करते रहे। फिर भी हम 2% से अधिक भारतीयों को अंग्रेजी न सिखा सके, परंतु हमारी शिक्षा का जो आदर्श था वो अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करना ही था। अब विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं पर अंग्रेज भी मुग्ध हो गए। अब श्रीमती सरोजनी नायडू को उन्होंने भारत की कोकिला की उपाधि दी। अब हम स्वतंत्र भारत की भाषा नीति के बारे में जानेंगे। अंग्रेजों के शासनकाल के पश्चात हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, भाषा नीतियाँ बदलने लगी, पुनः समय बदला, हमारी परतंत्रता की बेड़ियां कट गई और हम आज़ाद हो गए। स्वतंत्र भारत में सरकार की जो भाषा संबंधी नीति की दिशा पहले से ही निश्चित कर दी गई थी। अब द्वितीय महायुद्ध के पहले जब चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी के हाथों में मद्रास प्रदेश की बागडोर आई, तो उन्होंने उसी दिशा में तमिलनाडु का मार्ग प्रदर्शन किया। मद्रास की दोनों व्यवस्थापिका संभावों में हिंदी विरोध का दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए हिंदी को राष्ट्रभाषा होने का प्रस्ताव पास कराया और कहा गया कि सरकार की इस नीति
इस संबंध में यही है कि हिंदी जो भारत के अधिकांश भागों में बोली जाती है उसका काम चलाओ ज्ञान हो जाए, ताकि इस प्रदेश के विद्यार्थी इस योग्य हो जाएं कि दक्षिण तथा उत्तर के सुविधापूर्वक विचार विनिमय कर सके। उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य का संदर्भ देते हुए कहा कि निष्कर्ष यह है कि हिंदी का गंभीर ज्ञान प्राप्त करना भारत के सभी लोगों के लिए शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। स्वतंत्र भारत की सरकारी भाषा नीति और शिक्षा की दिशा का स्पष्ट चित्रण उनके मस्तिष्क में था। बाद में वे अपने निश्चय से हट गए और भाषा की नीति को उन्होंने अस्पष्ट बना डाला। इस विषय में ख्याति प्रधान बंगाली विद्वान जो थे श्री बंकिम चंद्र चटर्जी के कथन में हिंदी को लेकर कुछ इस प्रकार से उनकी विचारधारा है। जैसे हिंदी भाषा की सहायता से भारत के विभिन्न प्रदेशों में जो लोग एकता स्थापित कर सकेंगे वे ही प्राकृतिक बंधु कहलाने योग्य होंगे। चेष्टा कीजिए, प्रयत्न कीजिए, कितनी बार क्यों ना हो उतनी बार करिए, मन की इच्छा ज़रूर पूर्ण होगी। हिंदी भाषा के द्वारा भारत के अधिकांश स्थानों का मंगल साधन कीजिए। केवल बांग्ला और अंग्रेजी की चर्चा से काम नहीं चलेगा। यह ख्यातिपूर्ण बंगाली विद्वान जो थे बंकिम चंद्र चटर्जी के कथन थे। भाषा नीति के संबंध में आचार्य विनोबा भावे ने तो यहाँ तक कह डाला कि मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ, परंतु मेरे देश में हिंदी की इज्जत ना हो यह मैं नहीं सह सकता। भाषा नीति के संबंध में प्रसिद्ध भाषा शास्त्री सुनीत कुमार चटर्जी के उद्गार भी भाषा नीति के परिचायक थे। उनका कहना था कि राष्ट्रीय एकता के प्रतीक स्वरूप एक भाषा के माने बिना काम नहीं चल सकता और यह भाषा देश की या राष्ट्र की कोई भी भाषा होनी चाहिए। अब हिंदी की जो प्रतिष्ठा हमें सर्वत्र दिखाई पड़ने लगी। हमारा सब अंतः प्रांतीय कामकाज जो है वो राष्ट्रभाषा हिंदी में ही हो सकता है। अब इस संबंध में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी हिंदी के प्रचार प्रसार में अपनी अहम भूमिका अदा की। अब इस प्रकार स्वतंत्र भारत की भाषा नीति जो थी वह स्पष्ट हो गई।